हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शिक्षण एवं मूल्यांकन, जो कि एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, रीट एग्जाम्स और इसी तरह के जो भावी शिक्षक है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1961 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। थर्ड क्वेश्चन है कि डॉक्टर स्विट ने भाषा के लिए व्याकरण को क्या संज्ञा दी है, यानी कि क्या नाम दिया है? तो उन्होंने व्याकरण को भाषा का शरीर विज्ञान कहा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हिंदी वर्तनी का स्वरूप कैसा है? तो ये है अक्षरात्मक, यानी कि अक्षर के रूप में लिखी जाती है हिंदी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि कीर्ति शब्द का रै जो है स्वर रहित है या स्वर सहित? तो कीर्ति में रै तय के ऊपर है और जो ऊपर रै होता है वो आगे बोला जाता है और आगे आने वाला रै जो है वो आधा होता है, यानी कि स्वर रहित। सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षणिक कार्यकलापों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि बांटा जा सकता है? तो ये है 2, मौखिक तथा लिखित। सेवेंथ क्वेश्चन है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया है? तो ये है अनुच्छेद 343, यानी कि 343। एट्थ क्वेश्चन है हमारा कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये है वैधता तथा विश्वसनीयता, यानी कि मूल्यांकन सही होना चाहिए और विश्वसनीयता यानी कि उस पर विश्वास होना चाहिए कि उनका मूल्यांकन सही हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। 11th क्वेश्चन है कि प्रतिलेख में विद्यार्थी से कौन सी क्रिया करवाई जाती है? यानी कि प्रतिलेख में विद्यार्थी क्या करता है? सुलेख लिखता है। लिपि चिन्हों को अंकित कराया जाता है, यानी कि उससे सुलेख लिखवाया जाता है। सु का मतलब होता है अच्छा और लेख मतलब लिखना, कि अच्छी लिखाई उससे करवाई जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अनुलेख क्रिया में विद्यार्थी से कौन सी क्रिया करवाई जाती है? तो ये है कॉपी करने की, यानी कि लिखे हुए को फिर से साफ साफ लिखने की, यानी कि कोई अच्छी से लेख में लिखी हुई कोई चीज हम बच्चों को देंगे और बच्चा उसी लेख का अनुसरण करते हुए साफ साफ लिखेगा। या ऐसे हो सकता है कि अध्यापक खुद स्वयं श्यामपट्ट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा और विद्यार्थी उसको कॉपी करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर का क्या अर्थ है? तो इसमें का अर्थ है विविधता में एकता। विविधता यानी कि अनेकता में एकता, सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों में एकता। तो यही सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर का अर्थ है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण के प्रमुख सोपान यानी कि स्टेप्स जो है वो कौन कौन से हैं? तो वो है उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, नियमीकरण, परीक्षण और दृढ़ीकरण। ये व्याकरण शिक्षण के प्रमुख स्टेप्स है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम ये सब सीखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण की मुख्य विधियां कौन सी है? तो ये है गीत एवं अभिनय विधि, शब्दार्थ, कथन विधि, खंड विधि, व्याख्या विधि और मिश्रित विधि। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण के 3 अंग कौन से होते हैं? तो ये है वाचन, व्याख्या, भाव विश्लेषण, सौंदर्यानुभूति। 17 क्वेश्चन है कि वास्तविक लेखन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं?
तो ये है अक्षर लेखन विधि, रूपरेखा अनुसरण विधि, अनुलेख विधि जो हमने पीछे की थी, और तुलना विधि। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मौखिक विधि के उपकरण हैं, कौन से हैं? वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, भाषण, सहस्वर, वाचन। 19 नंबर है कि लिखित विधि के उपकरण है, यानी कि वो मौखिक थे अब लिखित विधि के। प्रतिलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, लिखित प्रश्न पत्र। 20 नंबर है हमारा कि मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं, कौन सी? उपयुक्त उपकरण, परीक्षण सामग्री, परीक्षण का संचालन। 21 नंबर है कि लिखित प्रश्न पत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्या? उद्देश्यों का आनुपातिक मान, विषय वस्तु का आनुपातिक मान, प्रश्नों का स्वरूप तथा उनका आनुपातिक मान, विकल्प योजना और निर्देश। आनुपातिक मान का क्या अर्थ है कि जैसे उद्देश्यों का आनुपातिक मान, जो भी हमारा उद्देश्य है, हम जो भी क्वेश्चन पेपर हमने दिया है बच्चे को, हम उससे क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, तो वो उस क्वेश्चन पेपर के द्वारा हमारा वो उद्देश्य जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे 3rd नंबर पे है कि प्रश्नों का स्वरूप तथा उनका आनुपातिक मान, तो जो भी हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है बच्चे के लिए, तो उसमें सभी तरह के क्वेश्चन जो है बराबर के अनुपात में होने चाहिए, इजी भी और थोड़े से बीच वाले और थोड़े से कुछ मुश्किल भी। जैसे 20-40-20 का रेशो हो सकता है कि 20 आसान दो, 20 बिल्कुल मुश्किल होने चाहिए और 40 क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। तो इस तरह से इनका आनुपातिक मान जो है वो सही होना चाहिए। 22 नंबर है हमारा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि शिक्षा को ग्रहण करने में पाठ्य पुस्तक का, अध्यापक का, विद्यार्थी का और शिक्षण सामग्री का जो भी हम यूज कर रहे हैं। 23 नंबर है कि मूल्यांकन शैक्षिक मूल्यांकन के कितने उद्देश्य है? तो ये है वर्गीकरण, चयन, निदान यानी कि सॉल्यूशन। और 24 नंबर है कि सतत मूल्यांकन के सोपान है, यानी कि सतत मूल्यांकन के स्टेप कौन से हैं? तो ये स्टेप्स है समप्राप्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, पुनः संप्राप्ति परीक्षण और मूल्यांकन। संप्राप्ति क्या है कि जो भी हमने प्राप्त, जैसे टीचर ने एक बच्चे को, विद्यार्थी को कुछ पढ़ाया, जो भी पढ़ाया टीचर ने कंप्लीट एक लेसन करवा दिया, तो बच्चे ने उसमें से कितना प्राप्त किया है उसका परीक्षण। टेस्ट लेंगे तभी तो पता चलेगा बच्चे ने कितना उसमें से संप्राप्ति की है, यानी कि प्राप्त किया है। फिर उसकी कहाँ कमियां रही है उसका निदान करेंगे, सॉल्यूशन होगा, उपचार होगा, और फिर से उसका पुनः संप्राप्ति यानी कि फिर से उसने जो भी ग्रहण किया है उसके अंदर और कितना एक्स्ट्रा उसको याद हुआ है, तो वो पुनः फिर से उसका परीक्षण होगा और फिर मूल्यांकन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के कौन कौन से उद्देश्य है? तो उद्देश्य है विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना, उनका चयन करना, शैक्षिक संप्राप्ति में उनकी कमजोरी का निदान करना। अब है गृह कार्य का मूल्यांकन कैसे करना है? तो 1 नंबर है हमारा कि गृह कार्य पाठ्य सामग्री की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए, सही है। 2 नंबर है कि मूल्यांकन के बिना भी गृह कार्य से लाभ ही होता है, ये गलत है कि मूल्यांकन के बिना गृह कार्य से लाभ नहीं होता है। 3rd नंबर है प्रत्येक पाठ के अंत में गृह कार्य देना अनिवार्य है, सही है। 4th नंबर है कि शिक्षण की पूरी प्रक्रिया कक्षा में ही संपन्न हो जाती है, ये गलत है। विद्यार्थियों को गृह कार्य देकर उन पर व्यर्थ का बोझ डाला जाता है, ये भी गलत है। 6 नंबर है कि कक्षा के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए गृह कार्य की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल सही है। 7 नंबर पे है कि गृह कार्य विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाने में कोई सहायता नहीं करता, ये गलत है क्योंकि गृह कार्य से ही हम विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगा पाते हैं।